नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक का कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा एंड साथ ही में ये भी बताऊंगा कि क्यों लोग पीएसयू बैंक्स के रिगार्डिंग बुलिश हैं। तो सबसे पहले हम एक एक बैंक को इंडिविजुअली उनके नंबर्स पे कंपेयर करेंगे एंड उसके बाद मैं आप सभी के साथ इन दोनों के रिगार्डिंग जो व्यू होगा मेरा वो शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यूनियन बैंक के नंबर देखें तो आप देख सकते हैं जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो सितंबर 20 में 8,86,098 करोड़ थे एंड सितंबर 2021 में 9,14,022 करोड़ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो ईयर ऑन ईयर जो है 3.15% का इंक्रीज उन्हें देखने को मिला है एंड जो डोमेस्टिक डिपॉजिट्स हैं उनमें भी हमें 3.35% का इंक्रीज देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर। एंड अगर आप अब इनका ग्रॉस एडवांसेस देखें कितने इन्होंने लोन्स जो दे रखे हैं वहां पे अगर आप देखें तो सितंबर 20 में वो 6,51,062 करोड़ थे एंड सितंबर 21 में वो टोटल 6,34,583 करोड़ हैं। तो यहाँ पे हमें जो ईयर ऑन ईयर है वहां पे हमें डिक्रीज देखने को मिला है एंड साथ ही में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर अब हम देखें कि जो इन्होंने एडवांसेस दिए हैं उनका स्प्लिट किस रेशियोज में है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 20 में 48.7% जो इनके एडवांसेस थे वो कॉर्पोरेट्स के लिए थे, 18% रिटेल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए 17% एंड एमएसएमई सेक्टर्स के लिए 16.3%। वहीं अगर आप सितंबर 21 में देखें कॉर्पोरेट्स के लिए 42.9, रिटेल के लिए 20.2, एग्रीकल्चर के लिए 19.7 एंड एमएसएमई सेक्टर के लिए 17.2। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा शिफ्ट देख रहे हैं आप वो है कॉर्पोरेट में एंड ये किसी भी बैंक के लिए अच्छा रहता है कि उनका जो ग्रोस एडवांसेस है वो कॉर्पोरेट से कम होता रहे एंड रिटेल की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो। अगर अब आप इनका कासा पोर्टफोलियो देखें तो सितंबर 20 में जो इनका कासा रेशियो था वो अराउंड 34.61% था एंड वहीं अगर आप सितंबर 21 में देखें तो 37.16% है। तो कासा रेशियो में हमें अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो कासा रेशियो में हमें 10.77% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है एंड जो इनके सेविंग डिपॉजिट्स हैं वहीं पे हमें 10.12% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इनके देखें कि रिटेल एडवांसेस जो इन्होंने दिए थे उनके अंदर का स्प्लिट कैसा है तो सितंबर 20 में आप देखेंगे तो जो 48% था वो होम लोन्स के लिए, व्हीकल लोन्स के लिए 6%, एजुकेशन लोन 5%, मॉर्टेजेस लोन 10%, पर्सनल लोन 4% एंड अदर्स के लिए 27%। वहीं अगर आप सितंबर 21 में देखें तो होम लोन्स 53%, व्हीकल लोन 8% एंड एजुकेशन लोन 6%, मॉर्टेज लोन 9%, पर्सनल लोन 4 एंड अदर्स के लिए 20। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा शिफ्ट देखने को हमें मिल रहा है वो होम लोन्स के लिए एंड ये भी एक अच्छी बात है बिकॉज होम लोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर्टी पहले से लिंक्ड रहती है तो वो हमेशा बैंक्स के लिए एक अच्छी बात रहती है। तो अगर अब हम देखें तो इनके जो कॉर्पोरेट आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं वो कौन से रेटेड हैं तो यहाँ पे आप अगर देखें तो मार्च 17 में जो इनके लोन्स थे 58% जो इनके कॉर्पोरेट लोन से जो मोर देन 5 करोड़ थे वो ए रेटेड थे। वहीं अगर आप सितंबर 21 में देखें तो वो 72% जो इनके लोन्स है कॉर्पोरेट लोन्स वो ए एंड अबव रेटेड है। तो ये एक अच्छी बात है बिकॉज जितना ज़्यादा रेटिंग यहाँ पे अच्छी रहेगी उतना ज़्यादा चांसेस रहता है कि वो लोन्स जो हैं वो एनपीए में कन्वर्ट ना हो। वहीं अगर आप सिबिल रेटिंग देखें रिटेल जो इनके अकाउंट्स है वहां पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिबिल की रेटिंग है वो भी इंक्रीज होते हुए आ रही है। 2017 में जो 18% ऑफ इनका रिटेल अकाउंट्स था वो सिर्फ 750 एंड अबव जो सिबिल स्कोर है वो होल्ड करते थे, लेकिन अगर आप सितंबर 21 में देखें तो जो 52% रिटेल अकाउंट्स हैं उनका सिबिल स्कोर 750 से अबव है। तो इन दोनों डोमेन्स में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर अब हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहे हैं। किसी भी बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स कम होने चाहिए एंड अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बैंक्स के लिए हमेशा हाई होना चाहिए। वो जो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो कितना बैंक कमाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स 4.16 है सितंबर 21 के लिए जो कि एक अच्छी बात है। कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें एक डिक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो वो प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा डिक्रीज हुआ है एंड करेंटली 2.95। तो अगर अब हम देखें इनके ब्रांचेस और इनके जो एटीएम्स हैं वो कहाँ कहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास टोटल 9,274 ब्रांचेस हैं एंड टोटल एटीएम्स 11,677 एटीएम्स हैं। एंड अगर आप देखें तो ये ऑल ओवर इंडिया को कवर करते हैं एंड हर स्टेट एंड जो हर रीजन है वहाँ पे इनके एटीएम्स एंड ब्रांचेस हैं। तो ये एक अच्छी बात है
कि इनका वाइडर प्रेजेंस है, उसकी वजह से ये और कस्टमर्स बेस जो है अपना वो इंक्रीज कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें कुछ मेन इंपॉर्टेंट रेशियोज की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बैंक्स में मैं हमेशा नेट एनपीएस को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे आप देखें इनके नेट एनपीएस को, तो करेंटली नेट एनपीएस इनके 4.61% है, एंड जून में जो इनके नेट एनपीएस थे वो 4.69% है, एंड मार्च में 4.62%। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एनपीएस हैं वो पिछले 3 क्वार्टर्स से 4.6 एंड उस रेंज में, तो एनपीएस जो है वो इनके थोड़े हायर साइड पे हैं। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट जो इनका है वो कॉन्स्टेंटली अगर आप देखें जून 2020 से वो पॉजिटिव ये नंबर्स कंटिन्यूसली जनरेट कर रहे हैं, एंड जो सितंबर का क्वार्टर था वहां पे इन्होंने जो नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया था वो 1526 करोड़ का था। एंड अगर आप इनके रेवेन्यूज को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो मार्च 2020 है वहां पे इनके रेवेन्यूज 9289 करोड़ थे, वहीं जून 2020 तक ये 18429 हुए। तो जो पीएसयू बैंक्स का मर्जर हुआ था उनकी वजह से यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू है उसमें चेंज हर पीएसयू बैंक जो मर्ज हुए थे वहां पे देखने को मिलेगा। एंड कंटिन्यूसली उसके बाद भी ये अपना जो रेवेन्यू है वो कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन हाँ पिछले क्वार्टर से थोड़ा हमें डिक्रीज देखने को मिला है यहाँ पे। तो ये तो हमने इस बैंक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स देखे, लेकिन अब मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कि क्यों हर कोई पीएसयू बैंक्स के पीछे इतना ज्यादा बुलिश हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें यूनियन बैंक का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 33,000 करोड़ का है, करंट प्राइस जो 48.8 के अराउंड, लेकिन यहाँ पे उसके नीचे अगर आप देखें बुक वैल्यू तो वो 94.6 रुपीज की है। तो बुक वैल्यू का सिंपल भाषा में मतलब ये होता है कि अगर एक कंपनी अपना बिजनेस बंद करना चाहती है तो उनके पास जितने टोटल एसेट्स हैं उन्हें बेचकर जो लायबिलिटीज, उनका जो डेट है वो क्लियर करने के बाद जो अमाउंट है वो इक्वली जो शेयर होल्डर्स में बंटता है वो है उस कंपनी की बुक वैल्यू। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से बहुत कम है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये नहीं देखने को मिलता है। एंड यही रीजन है कि हर कोई पीएसयू बैंक्स के पीछे इतना बुलिश है, बिकॉज जो पीएसयू बैंक्स में रिसेंट टाइम्स में चेंजेस आए हैं, जो मर्जर्स हुए हैं, उसकी वजह से हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले टाइम में जो पीएसयू बैंक्स है वो उनका एक नया फेज आने वाला है जहां पे वो ग्रोथ की तरफ और आगे बढ़ेंगी। एंड अगर वो होता है तो डेफिनेटली जो करंट प्राइस है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा, बिकॉज बुक वैल्यू प्राइस से बहुत ज्यादा है। तो अगर अब हम कैनरा बैंक्स के नंबर्स को देखें तो अगर आप यहाँ पे इनके ग्लोबल डिपॉजिट्स देखें तो सितंबर 20 में वो 9,48,767 करोड़ थे, वहीं सितंबर 21 में 10,32,536 करोड़ हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें यहाँ पे 1.05% का ग्रोथ, एंड ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हमें 8.83% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है डिपॉजिट्स में। वहीं अगर अब हम इनके जो एडवांसेस हैं उन्हें देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इनके ग्लोबल एडवांसेस हैं वो सितंबर 20 में 6,48,980 करोड़ थे, एंड सितंबर 21 में 6,86,813 करोड़ हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.33% एंड ईयर ऑन ईयर 5.83% हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर अब हम इनके जो एडवांसेस इन्होंने दिए हैं उनका अगर हम स्प्लिट देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 20 में जो कॉर्पोरेट्स एंड अदर्स के लिए लोन प्रोवाइडेड थे वो 44.61% थे, एंड रिटेल के लिए 16.62, एग्रीकल्चर के लिए 21.86 एंड एमएसएमई सेक्टर के लिए 16.91। वहीं अगर आप सितंबर 21 के रेशियोज को देखें तो कॉर्पोरेट्स के लिए 43.10, रिटेल के लिए 17.35 एंड एग्रीकल्चर के लिए 23.53 एंड एमएसएमई सेक्टर के लिए 16.02। यहाँ पे भी हमें कॉर्पोरेट लोन बुक है वहां पे हमें डिक्रीज देखने को मिल रही है। एंड अगर आप अब देखें इनके जो अदर लोन सेगमेंट्स हैं वहां पे हमें जो ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप रिटेल में देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे 3.34%, वहीं ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 10.46% हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.08% एंड ईयर ऑन ईयर 13.92%। एमएसएमई सेक्टर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर यहाँ पे देखें आप 2.9% एंड ईयर ऑन ईयर 0.31%। तो इनके हर सेगमेंट में हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर अब हम इनके दूसरे लोन सेगमेंट्स देखें तो जो हाउसिंग लोन्स का सेगमेंट है वहां पे भी इन्होंने ईयर ऑन ईयर 14.21% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.4% का ग्रोथ दिखाया है। व्हीकल लोन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.97% एंड ईयर ऑन ईयर 8.38%। एजुकेशन लोन में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.59% एंड ईयर ऑन ईयर 7.13%। अदर पर्सनल लोन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.65% एंड ईयर ऑन ईयर 4.05%। एंड रिटेल लोन्स में
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.34% एंड ईयर ऑन ईयर 10.46%। इन्होंने अपने हर सेगमेंट में एक अच्छा ग्रोथ दिखाया है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर। तो अगर अब हम इनके जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं उनकी अगर रेटिंग्स देखें तो 69.75% जो इनके लोन्स हैं वो ए एंड अबव रेटिंग्स पे हैं, एंड अगर 33.36% जो है वो ट्रिपल बी रेटिंग्स के साथ हैं, एंड 16.89% जो है वो डबल बी एंड उसके नीचे रेटिंग्स पे हैं। अगर आप कुछ रेशियोज देखें तो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैं इनके वो करेंटली 3.98% पे है, एंड देख सकते हैं आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे बहुत हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो करेंटली 2.72% पे है। एंड अगर आप इनके अब ब्रांचेस देखें तो एज ऑफ सितंबर 21 इनके पास जो टोटल ब्रांचेस हैं वो 9,800 है, एंड जो एटीएम्स हैं वो 10,988 है। एंड अगर अब हम इनके एनपीएस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 2021 में इनके जो एनपीएस थे वो 3.21% थे, एंड जून 2021 में 3.46% एंड मार्च 2021 में 3.82%। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले 3 क्वार्टर से ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनपीएस अपना डिक्रीज करते हुए आ रहे हैं, एंड ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी चाहिए। एंड अगर आप इनके रेवेन्यूज देखें तो इनके रेवेन्यूज भी कॉन्स्टेंटली पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। करेंटली जो इनके रेवेन्यूज हैं वो 17,335 करोड़ हैं, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते हुए आ रहा है। एंड अगर आप यहाँ पे देखें जो कैनरा बैंक का बुक वैल्यू है वो 344 का है, एंड करेंटली वो 220 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ तक तो आपको इन दोनों बैंक्स के रिगार्डिंग फाइनेंशियल्स का आइडिया आ चुका होगा। अब मैं आप सभी के साथ इन दोनों बैंक्स के रिगार्डिंग जो मेरा ओपिनियन है वो शेयर करूंगा। तो इन दोनों बैंक्स में से कौन सा बैंक ज़्यादा बेटर है ये डिसाइड करना मुश्किल है, बिकॉज जैसा कि आपने देखा मोस्ट ऑफ द इनके जो पैरामीटर्स है, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यूज या जो इनके एडवांसेस डिपॉजिट्स हों, वो सेम है। अगर किसी पैरामीटर पे कैनरा बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे पैरामीटर पे यूनियन बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसकी वजह से मैंने सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसिडर किए हैं डिफरेंसेस के लिए, लेकिन वो पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो दोनों बैंक हैं, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक, दोनों में जो प्रमोटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एंड अगर आप देखें यूनियन बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टेक है वो अराउंड 83.4% है, वहीं पे कैनरा बैंक में जो स्टेक है वो 62.93% है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही बैंकों में जो प्रमोटर स्टेक है वो बहुत हाई है, एंड यूनियन बैंक में ये कुछ ज़्यादा ही हाई है। अगर कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना जो स्टेक है उसे सेल करती है तो डेफिनेटली वो जो प्राइस डिसाइड करते हैं उस बेसिस पे हमें इस स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्राइस चलता है उससे हमेशा थोड़ा नीचे ही अपना QIP लेके आती है। तो डेफिनेटली वो एक चीज़ है जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब बात करें वो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको बेस करके मैंने इन दोनों बैंक्स के रिगार्डिंग अपना ओपिनियन दिया है। तो पहला पॉइंट है एनपीएस का। मैं हमेशा जब भी बैंक्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो हमेशा जो पहला पॉइंट होता है जिसे मैं चेक करता हूँ वो हमेशा एनपीएस रहते हैं। एंड अगर आप इन दोनों बैंक्स में एनपीएस को जैसे हमने कंपेयर किया था तो जो कैनरा बैंक है उनका एनपीएस जो लेवल है वो 3.2% के अराउंड है, एंड यूनियन बैंक में ये जो है वो 4.2% के लेवल पे है। तो अगर एनपीएस के बेसिस पे अगर मुझे कोई स्टॉक चुनना है तो डेफिनेटली मैं कैनरा बैंक को ही चुनूंगा। एंड जो दूसरा पॉइंट है, तो अगर सिर्फ मैं बुक वैल्यू के बेस पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ, सिर्फ बुक वैल्यू की जो स्ट्रैटेजी है उसे फॉलो करूँ, तो डेफिनेटली मैं यूनियन बैंक को चुनूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो परसेंटेज वाइज ज़्यादा है कंपेयर टू कैनरा बैंक। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि करेंटली मैं इन दोनों बैंक्स में से किसको ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, तो इन दोनों बैंक्स में मुझे दोनों बैंक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती हैं, एंड जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं PSU बैंक्स में, यहाँ पे एक ग्रोथ आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, एंड रेदर देन मार्केट के मोमेंटम को फॉलो करूँ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने रिसर्च के बेस पे आगे बढ़ूँ। तो ये जो दोनों बैंक हैं इनमें अभी भी बहुत इम्प्रूवमेंट आनी बाकी है, बट मैं कॉन्स्टेंटली इन दोनों बैंक्स को अगले कुछ क्वार्टर्स तक फॉलो करूंगा। इनके सारे पैरामीटर्स को मैं चेक करता रहूंगा, एंड जब ओवरऑल हर पैरामीटर पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा मोस्टली एनपीएस में, तो उस बेसिस पे मैं अपना डिसीजन लूंगा।
तो ये तो इन दोनों बैंक्स के रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन था। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।